स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपीपीएससी अड्डा पर। और आज हम सभी लोग मतलब आप और मैं खुलकर चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के कि हमेशा ही तैयारी के क्रम में उपेक्षित रहने वाला एक पेपर। आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि जब भी हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या मान लीजिए कभी हम किसी अपने सीनियर से सलाह लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि तैयारी के क्रम में अगर कोई भी व्यक्ति हमको गाइड करता है तो सामान्य अध्ययन के जो पेपर रहते हैं यानी जनरल स्टडीज के अंतर्गत इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, यानी ऐसे विषयों को लेकर के तो हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि जिन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उनका प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर मैं इतिहास, भूगोल, संविधान, संपूर्ण मध्य प्रदेश, यानी इतने लंबे लंबे विषयों की अगर मैं बात करूं तो मुझे और आपको ये सबको अच्छे से पता है कि ये पेपर केवल और केवल सिक्स पेपर के अंतर्गत केवल और केवल दो पेपर का क्राइटेरिया कवर करते हैं। क्या कभी हमने इस बात को लेकर के प्लानिंग की कि दो पेपर का सामना करने के बाद फिर आगे हम क्या करने वाले हैं? और मैं स्पेशली उन लोगों के साथ बात करना चाहूंगा जिनका माध्यम इंग्लिश है, क्योंकि काफी लंबे समय से पढ़ाने के बाद मैंने ये देखा कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, उनका पेपर नंबर फिफ्थ यानी हिंदी भाषा व्याकरण और पेपर नंबर सिक्स्थ यानी कि हिंदी एवं निबंध तथा पत्र एवं प्रारूप लेखन के अंतर्गत हाथ थोड़े से तंग रहते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं पेपर नंबर सिक्स्थ को लेकर के, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में जब मैं आपसे रूबरू हुआ था तो उस समय पर हमने पेपर नंबर 5 की अप्रोच को लेकर के बात की थी। तो आज की अप्रोच केवल और केवल रहने वाली है पेपर नंबर 6 को लेकर के, यानी जो सष्टम नंबर का जो पेपर है, षष्ठी नंबर का जो पेपर है, पेपर नंबर 6, जिसमें स्पष्ट सिलेबस में लिखा हुआ है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, या आप कह सकते हैं हिंदी में प्रारूप एवं निबंध लेखन। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक संदेश या मैसेज या पत्र का एक ड्राफ्ट तैयार करना और इसी के साथ साथ में एक निबंध का प्रारूप तैयार करना, एक प्रॉपर निबंध आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो अब जब कभी भी बात करते हैं पेपर नंबर 6 की, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पेपर है जो तैयारी के क्रम में हमेशा ही उपेक्षित रहा है। आपने हमेशा इसको शून्य मान करके तैयारी की है और सभी लोग जब तैयारी करने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि भगवान के भरोसे ही जो होगा सो देखा जाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो भगवान के भरोसे पेपर नंबर 6 को देने गए थे, यानी पेपर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की सामान्य जानकारी के आधार पर जब पेपर देने गए थे, उन लोगों से आपकी मुलाकात बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि वो लोग सरकारी नौकरियों में अभी आपको बहुत ही कम उपलब्ध मिलेंगे। वो यही इस कोचिंग उस कोचिंग के दरबारे भटकते हुए मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो नंबर में जो कंट्रीब्यूशन है तो कहीं ना कहीं योगदान पेपर नंबर 6 का भी है। और आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, अपने भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं कि जिस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो पूर्णांक है वो 100 मार्क्स का है। आपको पता है कि जब आप प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो 30 मार्क्स, आप मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री तो 30 मार्क्स, इसके अलावा आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हैं तब 30 मार्क्स। यानी मैं इतिहास जैसे पेचीदा विषय की भी अगर बात करूं तो उसको पढ़ने में हम इतना लंबा टाइम देते हैं, उसके बावजूद अगर मैं कहूं तो संपूर्ण इतिहास मात्र जो है वो 90 मार्क्स का है। तो क्या हमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग एक कोशिश ये भी करें कि 90 नंबर के लिए दिए जाने वाले कुल समय का कुछ छोटा सा हिस्सा इस पेपर के लिए भी निकाल के रखें? भाई ऐसा क्या किया इस पेपर ने आप लोगों के साथ में कि आपने इस पेपर की उपेक्षा कर दी? तो मेरा ये कहना है कि तैयारी के क्रम में अगर आप चाहते हैं कि आपका अंतिम सिलेक्शन हो, अंतिम रूप से सिलेक्शन हो और आप सभी लोग रैंक लेकर के आए, तो मैं आप लोगों के साथ में इसी चीज को लेकर चर्चा करने आया हूं कि कैसे करके हम लोग पेपर नंबर 6 की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी बात लेखन शैली की आती है ना, तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बस लिखना ना पड़े, और बिना लिखे तो सिलेक्शन होने से रहा भाई। और स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जब आपको हिंदी की एक पंक्ति लिखने में इतनी प्रॉब्लम होती है, जब आप एक वाक्य या एक सेंटेंस के अंतर्गत दो दो तीन तीन गलतियां कर देते हैं, तो यहाँ तो आपको सारे के सारे शब्द केवल हिंदी में लिखना है। तो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रोड मैप के
आप इस पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि ना केवल आपकी नौकरी लगे, अगर आप सिविल सेवा में एक अच्छा पद हासिल करना चाहते हैं, तो अभी जो मैं कुछ समय आपका लगभग 10 से 15 मिनट का लूंगा, मेरी एक एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। तो मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं कि भाई कैसे करें तैयारी पेपर नंबर 6 की। तो जब भी कभी आप सिलेबस देखेंगे, आप में से कई सारे लोगों को समय भी नहीं मिला होगा पाठ्यक्रम देखने का, जब भी कभी आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस उस सिलेबस में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भाई पेपर का नाम है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। पेपर में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक 100 है और माध्यम केवल और केवल हिंदी है। इसका सेंस ये है कि आपका मीडियम चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, आपको पेपर की जो राइटिंग करनी है वो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही करनी है। यानी कि जहां कहीं भी आपको ईसा पूर्व या मैं कहूं बीसी लिखने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उस समय बीसी ना लिखते हुए आपको केवल ईसा पूर्व ही लिखना पड़ेगा। आपको जब कभी भी ऐसा लगता है कि आप मान लीजिए निबंध का एक टॉपिक है कि जहां पर लिखा हुआ ई गवर्नेंस, क्योंकि निबंध में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, निबंध में जब सिलेबस में देखेंगे तो वहां पर ई गवर्नेंस लिखा हुआ है। अब आपका मन करता होगा कि ई गवर्नेंस में कम से कम ई तो हम इंग्लिश में लिख लें, रोमन लिपि में लिख लें, तो ये पेपर आपसे इस पूरी आजादी को भी छीन लेता है। उसका सीधा सीधा सा कारण है, कभी जब हिंदी को ध्यान से पढ़ेंगे, पेपर नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहां पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, अनुच्छेद है आर्टिकल 351। और 351 में गवर्नमेंट को सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने सरकारों को निर्देश दिए हैं कि आप हिंदी के उत्थान के लिए कुछ करें। अब चूंकि मध्य प्रदेश जो राज्य है वो तो हिंदी भाषी है, तो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है कि अगर हिंदी को बचाए रखना है तो कम से कम एमपीपीएससी में 2 पेपर तो हिंदी के डाल ही देते हैं। और अच्छा भी किया कि पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के अंतर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदी को शामिल कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक आप और हम लगातार चर्चा करते हैं हिंदी विषय को, ना इस विषय को शामिल किया जाता और ना हिंदी विषय पर चर्चा होती। तो चलिए, अब अगर मैं कहूं कि इस पेपर में तैयारी करने का तरीका क्या रहेगा, वो तो बात की बात है। अगर आप देखेंगे कि इस पेपर के अंतर्गत आपको क्वेश्चंस कितने मिलने वाले हैं, जनरली आप पैटर्न जब देखते हैं तो पेपर नंबर 1 का, पेपर नंबर 2 का और पेपर नंबर 3 का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है, शॉर्ट आंसर टाइप यानी अति लघु उत्तरीय है ना, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो पूछने का तरीका एकदम सेम रहता है। पेपर का पहला पैटर्न जाकर बदलता है पेपर नंबर 4 में, उसके बाद फिर पैटर्न बदलता है पेपर नंबर 5 में, और उसके बाद फिर पैटर्न बदलता है पेपर नंबर 6 में। अगर मैं ये कहूं कि मैंने जितने भी विद्यार्थियों से मुलाकात की है, वो केवल पेपर नंबर 1, 2 और 3 में ही उलझते हुए प्रतीत होते हैं। पेपर नंबर 4 का पैटर्न एकदम अलग है, पेपर नंबर 5 का एकदम अलग है, और पेपर नंबर 6 का तो एकदम ही अलग है। तो क्या अप्रोच होगी, अप्रोच के लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक है जिन्होंने कभी सिलेबस भी उठाकर अच्छे से नहीं देखा है ना। तो चलिए देखिएगा, मेरा कहना है कि इस पेपर को जब आप ओपन करेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे, मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे, मेंस दे रहे होंगे, तो उस समय पर आपको इस पेपर में मैं कहूं तो आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। और प्रश्न क्रमांक 1 जब आपको दिखाई देगा, अब चूंकि मैं घोषणा कर रहा हूं सिलेबस के आधार पर, बाकी प्रश्न कौन सा आएगा वो तो वहीं पता चलेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत ऐसे ही लिखकर आएगा, क्वेश्चन तो लिखकर आएगा नहीं वहां पर, प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत आपको एक निबंध मिलेगा, और उस निबंध की शब्द सीमा तय कर दी जाएगी 1000 वर्ड्स, यानी 1000 शब्दों के अंतर्गत आपको एक निबंध लिखना होगा। 1000 शब्दों का मोटे तौर पर मतलब हुआ कि लगभग लगभग आपको 10 पेज के आसपास लिखना पड़ेगा। और 10 पेज के आसपास का जब आप निबंध लिखेंगे, तब आपको उसके लिए जो अधिकतम अंक निर्धारित किए गए हैं वो है 50 या 50। अब चूंकि ये वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए सिलेबस डिसाइड किया गया। अब मैं हालांकि आपको एक बार दिखा भी देता हूं, अगर आप देखना चाहें तो। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिएगा, और सिलेबस देखा है तो बहुत अच्छी बात है। यानी ये इतने जो निबंध लिखे हैं, लगभग 27-28 निबंध हैं, इतने एसेज हैं, और टॉपिक लिखे हुए हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है आदि। अब लोग बाग ये मान के चलते हैं कि आदि लिखा हुआ निबंध तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो मेरा ये कहना है प्रियजनों
कि आप लोग कोशिश ये करो कि ये जो 27 ऐसे दिए हुए हैं, लगभग 27 या 28, मैंने भी काउंट नहीं किए हैं, केवल टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो 27 या 28 जो निबंध लिखे हुए हैं कि कम से कम इनको तो आप एक बार प्रिपेयर कर लें। और आप में से मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप में से कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसने इन 27 निबंध को लेकर के कभी डिस्कस अपने मन में खुद से ही किया हो। और आप समझ रहे हैं, आप एमपीपीएससी देने जा रहे हैं, एमपीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिले। ये कैसे संभव है? आप जो टॉपिक्स या जो सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, आपने वही कंप्लीट नहीं किया। आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, शायद इस प्रकार का आएगा, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, ऐसे टॉपिक्स को लेकर कभी एक एक पेज भी लिखकर देखें? अगर आपने ये सारी चीजें लिखकर देखी है तो समझिए कि आप बिल्कुल सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने, या आप हो गए या आपके किसी मित्र की बात करूं मैं, तो किसी भी पर्सन ने अगर इन निबंध को लेकर अगर एक एक पेज भी नहीं लिखा है, तो मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन होना असंभव है। मैंने कहा असंभव है। इसका मतलब यह है कि आपको एक एक बार तो इन निबंध पर विचार करना पड़ेगा। अब विचार के माध्यम से यह स्पष्ट होगा कि विचार अगर आपने सतही किया, ऊपर ऊपर का अगर विचार किया, अपना सामान्य विचार किया, तो सेलेक्ट हो जाओगे, और गहरा विचार कर लिया तो पोस्ट अच्छी मिल जाएगी। तो ये जो निबंध हैं, ये मैं जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये एमपीपीएससी या मैं कहूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने निबंध और इनके अलावा कुछ और भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत, है ना। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत इनमें से किसी एक निबंध के आने की उम्मीद है। 100% आप नहीं कह सकते, लेकिन आएगा लगभग इसी डायरेक्शन में। तो कम से कम इनका अभ्यास कर लेंगे तो ऐसा रहेगा कि जो भी आप लिख कर आओगे ना, वो बहुत अच्छा लिख कर आओगे। जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा उपेक्षित विषय रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी पर्सन मुख्य परीक्षा देकर आएंगे उनमें से एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होता तो जो निबंध लेखन करके नहीं आता। क्योंकि पीएससी की तैयारी के दौरान इतनी विधियां तो हम सीख ही जाते हैं कि कहाँ से किस शब्द को किस प्रकार से घुमाना है। तो निबंध तो सभी लोग लिख कर आते हैं, पर डिपेंड ये करता है कि अच्छा, शुद्ध, सारगर्भित और संक्षिप्त के माध्यम से किस व्यक्ति ने निबंध लिखा है। किसी की भाषा शैली बहुत ही घटिया रहती है, किसी की भाषा शैली बहुत ही उत्कृष्ट होती है। तो पेपर में मुझे लगता है कि पर्सनली रैंक, और मैं बात करूं अंकों की, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और बच्चों की तुलना में लीड करते रहते हैं। भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस को तो दुनिया पढ़ रही है, पर क्या आपने कभी निबंध लेखन पर चर्चा की है? अगर हाँ की है तो आप बिल्कुल सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि पहला प्रश्न आपको इन सभी टॉपिक्स में से मिलेगा। दूसरा जो निबंध है तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई समसामयिक मुद्दे से पूछेंगे। पूरी बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि समसामयिक मुद्दों में से, आप सभी जानते हैं कि बेस्ट समसामयिक मुद्दों में से एक तो कोरोना महामारी से संबंधित प्रश्न बन सकता है, लैंग्वेज कोई भी आ जाए कि कोरोना महामारी ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को सचेत किया है, वर्णन कीजिएगा। ये इसके अलावा बढ़ता आतंकवाद, बढ़ती परेशानी, है ना, इस प्रकार का कोई भी निबंध बन सकता है, क्योंकि तालिबान का मामला है इसलिए। तो ऐसे देश में अनेका अनेक कई प्रकार के मुद्दे उठते रहते हैं, या कृषि कानून को लेकर के या कृषि व्यवस्था को लेकर के कोई भी प्रश्न बन सकता है। खैर उसके लिए तो अप्रोच क्या होगी वो हम आने वाले समय में बात करेंगे, पर फिलहाल तो मैं यही बताना चाहूंगा कि निबंध लेखन में अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको निबंध मिलेगा वो समसामयिक विषय पर मिलेगा। 25 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, और आपको लगभग 5 पेज, यानी अगर मैं कहूं तो 500 शब्दों के अंतर्गत आपको निबंध लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आपको प्रारूप लेखन करना है। तो प्रारूप लेखन पर मैं भी चर्चा नहीं करूंगा, उसके लिए बहुत लंबा वीडियो बनेगा और आने वाले समय में हम लोग चर्चा कर लेंगे। हाँ, सबसे खास बात यह है कि आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि भाई आंतरिक विकल्प उपलब्ध रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 2 निबंध मिलेंगे, उनमें से किसी एक को लिखना है अथवा के फॉर्मेट में, और यहाँ पर भी आपको 2 मुद्दे मिलेंगे जिनमें से किसी एक मुद्दे पर आपको चर्चा करनी होगी। ठीक है, चलिए मैं फिर भी कहूंगा कि कॉपियां चेक करने का जो मेरा अनुभव रहा है अभी निबंध लेखन में और हिंदी में, तो मैंने ये देखा है कि स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट प्रत्येक 2 पंक्ति में 4 से 5 गलतियां करते हैं। और आप समझ रहे हैं
आपकी भाषा के परीक्षण हेतु इस टेस्ट को लिया जा रहा है, इस पेपर को लिया जा रहा है। अगर आपकी भाषा शैली उत्कृष्ट कोटि की नहीं होगी तो आपको अंक किस बात के मिलेंगे, है ना। तो देखिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अब मूल मुद्दे पर आते हैं हम लोग इस टॉपिक्स के बाद में कि किस प्रकार से तैयारी करें। तो मेरा बहुत छोटा सा मैं अनुभव मानता हूं, अपनी टीचिंग का लगभग 6 से 7 साल का अनुभव है मेरा, लेकिन उस अनुभव के आधार पर जो मैंने सीखा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि निबंध कैसे लिखें ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। सबसे पहली बात ये आती है कि इनिशियल लेवल पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में निबंध की तैयारी कैसे करें। तो आप में से हो सकता है कि ये जो वीडियो है उन लोगों के पास भी पहुंचे जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है ये उन लोगों के हत्थे चढ़ जाए जो लोग 2-3 मेंस लिख चुके हैं। और जो लोग मेंस लिख चुके हैं तो उनसे तो मैं अभी बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, आने वाली कक्षाओं के अंतर्गत मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या अभी तक जो है निबंध लेखन को लेकर कभी अपने आप से कोई विचार नहीं किया। तो मेरा पर्सनली तौर पर यह मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि जब भी आप तैयारी करने बैठे ना, सबसे पहले निबंध के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई आतंकवाद का मुद्दा हो गया, कोरोना महामारी का मुद्दा हो गया, ठीक है इनके बारे में तो हम विचार करेंगे ही, लेकिन कम से कम जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में तो विचार कर लें। भाई सिलेबस में दे रखा है भाई कि ये 27 टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई निबंध पूछा जा सकता है। तो जब सिलेबस दिया है तो पीएससी उसके इर्द गिर्द तो जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करें कि उन सारे निबंधों को ना अपने बाकी के पेपर के साथ में जोड़ करके देखें। भाई मेरा ऐसा मानना है कि उस जब मैं मोटे तौर पर ये देखता हूं कि उसमें निबंध कितने हैं, उनकी तैयारी कैसे की जा सकती है, तो मैं उनको सामान्यतः 2 भागों में विभाजित कर देता हूं। एक तो भाग निकल कर आता सामान्य निबंध। यहाँ पर सामान्य निबंध का सीधा सीधा सा तात्पर्य है ऐसे निबंध जो आपके पाठ्यक्रम के साथ में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसे निबंध जो आपके पाठ्यक्रम के साथ में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब बोले कैसे, तो मैं बता देता हूं। तो देखिए जैसे आप अगर सिलेबस में देखोगे तो जैसे देखिएगा ये लिखा हुआ है ई मार्केटिंग ई कॉमर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अरे आप लोग इस बात को थोड़ा देखो, अगर एमपीपीएससी प्री का सिलेबस देखोगे ना, तो यूनिट नंबर 9th के अंतर्गत, यूनिट नंबर 9th के अंतर्गत जो नया सिलेबस आया उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंग्लिश माध्यम के लोग हैं, ई मार्केटिंग तो ई मार्केटिंग रहेगा और ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स रहेगा। तो आप सोचिएगा कि प्रीलिम्स के 3 टॉपिक निबंध में पूछे जा रहे हैं और बावजूद इसके हम लोग अभी तक तैयारी पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए हैं। तो मतलब कितनी शर्म की बात है कि पीएससी का सपना देख रहे हैं और सिलेबस पे कभी विचार ही नहीं किया। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप जब 2 भागों में निबंध को विभाजित करेंगे तो आप लोग यही देखेंगे कि आपके किस किस टॉपिक के साथ साथ में निबंध की तैयारी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने मोटे तौर पर यह देखा कि ई मार्केटिंग और ई कॉमर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 9th में और मेंस में पेपर नंबर 3rd के अंतर्गत, पेपर नंबर 3rd के अंतर्गत क्लियर लिख देता हूं, पेपर नंबर 3rd। तो पेपर नंबर 3rd के अंतर्गत आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। जब पेपर नंबर 3rd और 9th यूनिट के अंतर्गत इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो देखिए अल्टीमेटली पढ़ना तो आप ही को है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस समय पर आपकी प्रीलिम्स की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो चूंकि जो शिक्षक आपको कक्षा में पढ़ा रहे हैं या आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पेपर तो आप ही को देना है, तो क्यों आप ऐसा नहीं करते कि भाई ई कॉमर्स का टॉपिक चल रहा है तो आपने उसी समय पर एक रूपरेखा बना ली कि अगर निबंध के फॉर्मेट में आएगा तो ई कॉमर्स से मैं किस प्रकार से लिखने वाला हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं किस प्रकार से लिखने वाला हूँ। भाई आप लिखोगे तो सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है ना, और प्रशासन में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चूंकि क्लास में शिक्षकों के द्वारा और सेल्फ स्टडी के दौरान पुस्तकों के द्वारा आपको समझाया जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब ये होता है और उसके ये फायदे हैं, तो उनको आप निबंध के फॉर्मेट में लिख करके अपने पास शॉर्ट टर्म्स में उनके नोट्स बना करके आप रख सकते हो। तो जिससे क्या रहेगा, निबंध लेखन की तैयारी आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नहीं निबंध लेखन की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ती, वो तो इन्हीं के साथ हो जाती है। तो ऐसे कहने से तैयारी नहीं होती, आपको पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ता है। आप क्या करेंगे कि भाई पेपर नंबर 3rd
और एमपीपीएससी प्री की यूनिट नंबर जब 9th को पढ़ेंगे उसी समय पर इन 3 निबंधों को तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जैसे आपने देखा सुशासन, कितना बेहतरीन टॉपिक है, गुड गवर्नेंस। अगर लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं आप पेपर नंबर 2 में, या इसके अलावा आप एथिक्स में जो 1st, 2nd और 3rd जो 3rd यूनिट है लोक प्रशासन की, उसके अंतर्गत भी अगर आप पढ़ेंगे तो गुड गवर्नेंस या सुशासन आपको मिल जाएगा। परेशानी जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों को इस टॉपिक में हो सकती है, क्योंकि उनकी आदत रही है गुड गवर्नेंस बोलने का, और हम लोगों की आदत हिंदी मीडियम में अगर रही है तो सुशासन बोलने का। तो जो एथिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो शब्द हैं उनका हिंदी रूपांतरण करके आप सुशासन के निबंध को लिख सकते हैं, लेकिन समझने का जो कंसेप्ट है वो आप पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 के साथ ही सुशासन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कई टॉपिक्स जैसे सभ्यता एवं संस्कृति, मैं तो यही कहूंगा इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार ये भी कोशिश कर लिया करें कि इन निबंध का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा, तो उससे कम से कम ये प्रॉफिट मिल जाएगा आपको कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर मैं इंग्लिश मीडियम के किसी भी स्टूडेंट से सिविलाइजेशन और कल्चर में अंतर पूछूंगा तो हो सकता है वो बता दे, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में अगर अंतर पूछूंगा तो शायद ना बता पाए, क्योंकि ऐसे शब्दों को देख करके घबराहट होने लगती है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई सभ्यता एवं संस्कृति सोशलॉजी के अंतर्गत, नौकरशाही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, और इसके अलावा राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवाद, कितना बेहतरीन मुद्दा है। तो ऐसे टॉपिक्स की तैयारी आप पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 3, या मैं कहूं सभ्यता एवं संस्कृति तो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरू हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। संस्कृति भी आपने कई बार पढ़ा होगा कल्चर को लेकर के। तो भाई मेरा ये कहना है कि आप जब पार्टीशन करते हैं तैयारी के दौरान, एक रोड मैप बनाते हैं, तो आप पहले ये तय कर लें, या आप मान लीजिए अभी नवंबर में रिसेंटली मेंस देने वाले हैं, तो आप लोग ये पहले तय करके बैठे कि भाई हमने निबंध को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ऐसे निबंध हैं हमारे सामने जो हमारे पाठ्यक्रम से सीधा सीधा संबंधित हैं, और मैंने आपको जैसा कि दर्शाया तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आपने सिलेबस नहीं देखा ये मुझे अच्छे से पता है, और अगर देखा है तो उसको यूटिलाइज करना नहीं सीखा। तो सबसे पहले जब तैयारी आप शुरू करें, या आप जब हिम्मत जुटा रहे हो कि भाई मुझे आज अपने जीवन में एमपीपीएससी परीक्षा के लिए पहला निबंध लिखना है, तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप सबसे पहले सामान्य निबंध से शुरुआत करें। तैयारी के क्रम में हमेशा उपेक्षित रहा है, कभी किसी ने इस पेपर को अपने को अलग से समय, अलग से जो है इसके लिए एफर्ट नहीं लगाए, लेकिन आप लोग अगर लगाएंगे तो लोगों से कुछ अंक ज्यादा चले जाएंगे। फिर वरना सिलेक्ट होने के बाद में लोग बाग कहते हैं कि इस बार जो है इस पद के लिए हो गया, अब अगला पद चाहिए। तो लगातार अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप जैसा पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ते रहिए, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं एक ही बार में सिलेक्ट होना है, अच्छी रैंक लेकर के काम खत्म करना है, फिर आगे के जीवन का भी आनंद लेना है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से फिर आते हैं आपकी विशिष्ट निबंध की लिस्ट। यानी विशिष्ट निबंध की लिस्ट में आप ऐसे टॉपिक्स को निकाल के रखो तैयारी के क्रम के दौरान जिनका लेना देना हमारे बाकी के पाठ्यक्रम से नहीं है। अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो सिक्योरिटी को लेकर के कोई टॉपिक है ही नहीं, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर कोई बात है ही नहीं। पेपर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th और 6th तक का अगर आप देखोगे सिलेबस में कहीं से कहीं तक है ही नहीं। लेकिन निबंध लेखन की प्रक्रिया में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है देखो, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, ये लिखा हुआ है सिलेबस में। तो हमने क्या किया कि हमने इन निबंधों को ऐसा मान लिया कि जैसे परंपरागत खेल, परंपरागत खेल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किए गए थे, है ना। जैसे उनमें से हमारे मध्य प्रदेश का एक खेल शामिल था मल्लखंब। तो उनकी उपयोगिता को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, उनके इतिहास को लेकर के, ठीक है, तो उनको लेकर के जो निबंध आएगा वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, मतलब अन्य पेपर से बाहर की चीज है। तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि निबंध की तैयारी के दौरान जो पहला कदम है वो है निबंध का चुनाव। और मेरा ये कहना है कि पेपर में डायरेक्ट जाकर निबंध लिखने से अच्छा है कि अपने जीवन के अमूल्य समय में से लगभग 25 से 30 घंटे का समय आप लोग पेपर नंबर 6 के लिए निकाल लें। अगर ऐसा समय आप निकाल लेंगे तो आपकी रणनीति निश्चित तौर पर कामयाब होगी, है ना। तो फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार सिलेबस को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें,
और सिलेबस को जब बहुत ज्यादा ध्यान से आप देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई निबंध हमारे हाथ में ही है। बस जरूरत है इस बात की कि क्या आपने उन मुद्दों को, क्या आपने उन विषयों को लेकर के कभी ये विचार किया है कि उन मुद्दों को लेकर आपको कितनी जानकारी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि निबंध लेखन में आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि शुरुआत होती है पहले कदम से। तो पहला कदम जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ बहुत अमूल्य समय में, आप लोगों का समय बेशक अमूल्य है क्योंकि आप मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं, तो मेरा अभी पर्सनली फिर यही कहना रहेगा कि एक बार इस सिलेबस को ध्यान से देख लो। मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, आप ऐसा कर सकते हैं, एक तरफ सिलेबस लेके बैठो, एक तरफ निबंध की लिस्ट लेकर बैठो, और आप ये देख लो कि भाई कौन सा टॉपिक आपको कहां पर जो है काम में आ जाएगा। तो जीएस के साथ में उन निबंधों की लिस्ट निकाल लो, और बाद में कुछ निबंध ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस के बाहर के हैं, जीएस से बाहर के हैं, जैसे बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हो गया, परंपरागत खेल हो गया, ऐसे कई मुद्दे हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे तब हम इस बात पर चर्चा करने लायक स्थिति में होंगे कि अब ये बताइए निबंध लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले मेरी तरफ से, एमपीपीएससी अड्डा टीम की तरफ से आप लोगों को एक सजेशन है कि आप सभी लोग पहले क्रम में निबंधों का बंटवारा कर लें, निबंधों का सटीक विभाजन कर लें, और एक बार अपने अंतःकरण की आवाज के आधार पर एक निबंध को लिखकर तो देखो। जब आप एक निबंध लिख लेंगे, जब आपको परेशानी महसूस होगी, तब उसके बाद मैं ये चर्चा करूंगा आपके साथ कि ये परेशानी किन कारणों से आ रही है और इन परेशानियों का शमन किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि अभी आज के क्लास में मैं आपको केवल सचेत करने के लिए आया था, ठीक है, और आपको मैंने सचेत कर दिया। उम्मीद है 2, 4, 5 या 10 लोग भी मेरी बात को जो है आत्मसात कर पाए होंगे। और जैसे ही आप लोग 1 या 2 या 4 या 5 निबंध आप लिख लेते हैं तो एमपीपीएससी अड्डा का जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है, एमपीपीएससी अड्डा भंवर कुआ, ठीक है, ऐसा कुआ जहां पर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले कई लोग रह रहे हैं। अप्रोच थोड़ी अलग होनी चाहिए और वो नई अप्रोच को लेकर आए एमपीपीएससी अड्डा। आप लोग, मतलब मैं अभी भी कह रहा हूं, आप में से जितने भी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने हैं, वो एक किसी भी मुद्दे पर अपना एक निबंध, आप कितना भी निकृष्ट कोटि का क्यों ना लिखते हो या कितना भी उत्कृष्ट कोटि का क्यों ना लिखते हो, एक बार निबंध लिखकर एमपीपीएससी अड्डा पर आप लोग क्या कर देंगे, ऐप पर सेंड कर देंगे। और जैसे ही आप ऐप पर सेंड करेंगे तो मैं इस चीज को देखूंगा कि जो हमारे साथ क्राउड जुड़ा हुआ है उनकी परेशानियां किस प्रकार की हैं। फिर हम क्या करेंगे, उन परेशानियों का शमन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि निबंध लेखन की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रस्तावना किस प्रकार से लिखें, फिनिशिंग किस प्रकार से दें, मेन बॉडी किस प्रकार की दें, भाषा में शुद्धिकरण किस प्रकार से लाएं, वोकैबुलरी कहाँ से चयन करें। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग बहुत ही जल्द आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए मेरी तरफ से और एमपीपीएससी अड्डा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।